नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। हालाँकि यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ एग्जाम्स के साथ-साथ टीजीटी, पीजीटी जो अन्य एग्जाम्स होते हैं, जिनमें इतिहास पूछा जाता है, के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इन प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। तो उसके समकालीन घटनाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ईज़ी वे में, तुलनात्मक रूप से। चलिए, हम अपने इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का प्रश्न पहला है, प्रश्न है 15 फरवरी 1938, 15 फरवरी 1938 को संयुक्त प्रांत और बिहार की कांग्रेस सरकारों ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। इसमें से मतलब 4 मुद्दे दिए हुए हैं, इनमें से किस मुद्दे पर कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया? इस प्रश्न के इस तरह के प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ, हालाँकि फिर भी करूँगा। देखिए, काश्तकारी अधिकार, श्रमिक अधिकार, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, नवीन भू राजस्व आकलन। चलिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये फरवरी 1937 में, फरवरी 1937 प्रांतों में आम चुनाव हुए। प्रांत उस समय के जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, उनके जो 11 प्रांतों में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ। 11 प्रांतों में आम चुनाव हुआ जिसमें से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 9 कांग्रेस की सरकार बनी और 2 लीग की सरकार बनी। इसी सिलसिले में एक जो था, इसमें से 2 थे संयुक्त प्रांत, और दूसरा था बिहार। यहाँ के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और बिहार में थे श्री कृष्ण सिंह। तो गोविंद बल्लभ पंत और श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए, जो इस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो। वायसराय कौन थे? याद रखना है किस घटना के समय कौन वायसराय थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। ये क्या थे? वायसराय थे उस समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत के। उस समय का जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान था कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये क्या होगा, सबसे प्रमुख कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। और गवर्नर जनरल और क्या होगा, प्रांतों में बाँटा जाएगा पूरे भारत को। तो 11 प्रांतों में इस तरह से बाँटे हुए थे, इनमें से क्या हुआ, चुनाव होगा। 1935 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और एक, जैसे आज के राष्ट्रपति एक गवर्नर नियुक्त करते हैं राज्यों में, उस तरह उस समय गवर्नर जनरल भी एक गवर्नर नियुक्त करते थे, जो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो वो प्रांतों में हुआ करते थे। जब यह आम चुनाव होने वाला था, कांग्रेस इसका बहिष्कार करना चाहती थी, लीग भी इसका बहिष्कार करना चाहती थी। तो वो अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। परंतु कांग्रेस और लॉर्ड लिनलिथगो यानी कि वायसराय थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ कि हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक ही शर्त पे इस चुनाव में उतरेंगे। अगर हमारे जो हम हमें क्या होगी, पूर्णतः आज़ादी होगी, स्वायत्तता होगी, हमें मिलनी चाहिए। हमारे कार्यों में क्या करेंगे, वो जो गवर्नर होंगे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। त्रिमंडल के जो निर्णय होंगे उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप अनर्गल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस आधार पे कांग्रेस और लीग के साथ-साथ अन्य पार्टियाँ तैयार हो गईं, इस चुनाव में भाग लीं। तो इसी तरह उन 9 प्रांतों में संयुक्त प्रांत बिहार के साथ-साथ अन्य प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 2 में लीग की सरकार बनी। तो उस समय जो थे, इससे पहले जो जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी, जैसे लाहौर षड्यंत्र केस हो गया, काकोरी कांड हो गया, इसमें शक के आधार पे बहुत सारे क्रांतिकारियों को
गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था और देश के अन्य हिस्सों जेल में भेज दिया गया था। उनमें से बहुत सारे क्रांतिकारी जो दोषी नहीं थे, फिर भी उनको शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, तो इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वो भी लोग क्रांतिकारी ही थे, हालाँकि वो लोग दोषी थे। अ, जो दिल्ली असेंबली बम कांड हुआ था, साथ-साथ अन्य क्रांति गतिविधियों में भी दोषी थे। परंतु उसमें एक लाहौर दौड़ पड़ी कि सब लोग चाहते थे कि जो जो राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। हालाँकि चुनी हुई सरकार थी, तो डिमांड चल रहा था जिसमें जतिन दास भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास ये सब क्या थे, भूख हड़ताल पे थे। जतिन दास जी की क्या वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। तो इसी सिलसिले में वो लोग डिमांड जो चल रहा था उसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ, राजनीतिक बंदियों को क्या करना चाहिए? रिहा करना चाहिए। और एक और मैं एक इस बारे में एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो लॉर्ड इरविन के बीच में ना गांधी-इरविन समझौता हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए मनाने के लिए लॉर्ड इरविन तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने क्या किया गांधी जी के साथ क्या किया समझौता किया कांग्रेस के साथ एक समझौता किया जिसमें गांधी जी ने कहा था कि सभी राजनीतिक बंदियों का कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, तभी भारत जो सॉरी जो तत्कालीन कांग्रेस है, उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। परंतु उसमें बोला गया था जो वही राजनीतिक बंदी रिहा किए जाएँगे, जो हिंसा का सहारा नहीं लिए होंगे। यानी कि जो शांतिपूर्वक क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे होंगे। परंतु इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ-साथ अन्य क्रांतिकारी भी थे जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आज़ाद कराने के लिए ही लड़े थे, गतिविधियों में संलग्न थे। तो उन लोगों ने भूख हड़ताल किया कि हमें भी राजनीतिक बंदी माना जाए। अ, परंतु गांधी जी के अनुसार उन्होंने क्या किया था, हिंसा का सहारा लिया था। गांधी जी अपनी बातों पे अटल रहे हैं और कहा कि जिन जिन लोगों ने हिंसा का सहारा लिया है, उन लोगों को आज़ाद नहीं तो ये एक टसल हो गया। तो यह आया 1937-38 में जब चुनाव हो गया उसमें जो संयुक्त प्रांत बिहार के साथ देश के अनेक हिस्सों में बहुत सारे राजनीतिक बंदी थे। तो क्या किया गया? रिहा किया गया। परंतु संयुक्त प्रांत और बिहार में भी बहुत सारे बंदी थे। अरविंदो घोष भी थे। तो उन लोगों को क्या किया गया? तो उन लोगों का भी डिमांड था कि हमें भी आज़ाद कर दिया जाए। परंतु संयुक्त प्रांत और बिहार की सरकार ने आज़ाद करने के लिए प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास हो गया मंत्रिमंडल से। परंतु गवर्नर ने क्या किया? उसे मना कर दिया। मना कर दिया जिससे संयुक्त प्रांत की जो गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी, ये लोग क्या थे मुख्यमंत्री थे उस समय। गोविंद बल्लभ पंत की सरकार और कृष्ण सिंह, दोनों लोग क्या किए? अपने-अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। कर दी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए। फिर क्या हुआ इन इस जो ये टसल टसल चल रहा था, बात के माध्यम से समझा लिया गया। बात विमर्श के माध्यम से समझा लिया गया और ये दोनों लोग फिर क्या हुए बाद में मान गए और जितने भी राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थे, उन लोगों का क्या दिया गया, दोषी थे, उन लोगों को रिहा कर दिया गया। ठीक है? तो ये आशा करता हूँ आप इस को समझे होंगे। ये 15 फरवरी 1938 संयुक्त प्रांत और बिहार की कांग्रेस सरकारों ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। ये जो सरकार अभी चली थी कितने महीने चली थी? लगभग 28 महीने चली थी सरकार। 28 महीने के बाद ये सरकार चली थी दोनों। हालाँकि 28 महीने के बाद सामूहिक रूप से जो दिए थे ना वो 1939 में दिए थे। द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, उसमें भाग लेने के लिए ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को उस युद्ध में ढकेल दिया था, ज़बरदस्ती। हालाँकि से परामर्श नहीं लिया गया, तब 28 महीने के बाद पूरे मतलब 2 साल 4 महीने तक सरकार चली थी। तो सामूहिक रूप से कांग्रेस ने सभी सभी प्रांतों से क्या किया गया? क्या किया? इस्तीफा दे दिया। प्रांतों से इस्तीफा दे दिया सामूहिक रूप से। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? काश्तकारी अधिकार तो होगा नहीं, श्रमिक का अधिकार तो होगा नहीं, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। यही हमारा इस डिस्कशन का सेंट्रल बिंदु था। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आशा करता हूँ आप समझे होंगे पूरे सिलसिले को अच्छे से। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, देशी रियासतों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति, इससे देशी रियासत, जो रियासतें हैं जहाँ पे राजा हुआ करते थे, अभी वो भारतीय मतलब अलग से उनका प्रांत हुआ करता था। तो देशी रियासतों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति पहली बार वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रतिपादित की गई थी। इस अधिवेशन के एक प्रस्ताव में देशी रियासतों को अपनी रियासतों में
पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करने का आह्वान किया गया था। इस संदर्भ में देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कांग्रेस जो देशी रियासतों के प्रति जो कांग्रेस की नीति, उन्हीं उसी से संबंधित 2 बिंदु दिए गए हैं, उन पे हमें क्या करना है? विचार करना है और उसके उन्हीं 2 बिंदुओं के आधार पे हमें स 4 ऑप्शन दिए हुए है। देशी रियासतों के निवासी कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे। देशी रियासतों के निवासी कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे। जो इसमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसी के आधार पे हमें बात करना है। देशी रियासतों के निवासी कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधि शुरू नहीं कर सकते थे। तो देशी रियासतों के जो निवासी थे, कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधि नहीं शुरू कर सकते थे। या तो शामिल होना होगा या फिर ठीक, देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसा कर सकने सकते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। चलिए, हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले फिर हमेशा की तरह इसके बाद इसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। जो नागपुर 19 का अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या-क्या कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा था, उसमें क्या-क्या था? उस प्रस्ताव के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है देशी रियासतों के प्रति, ठीक है, इससे संबंधित है, तो देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो उस समय था ना, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति ना, ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र था, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो रही थी? प्रगति हो रही थी। दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी? प्रगति होती जा रही थी। इसका दायरा बढ़ता जा रहा था। काफ़ी ज जन मतलब जन-जन तक ये पहुँचता जा रहा था। इसमें क्या हो रही थी? प्रगति होती जा रही थी और साथ में लोकतंत्र की स्थापना, उत्तरदायी सरकार के और नागरिक स्वतंत्रताओं के संदर्भ में राजनीतिक चेतना लोगों की बढ़ती जा रही थी। गांधी जी भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। तो इससे जो रियासतों के लोग थे, उनमें एक अपरिहार्य विकास हुआ। अलग से उनमें जागृति आई अलग से। जैसे देसी रियासतों में क्या थे, वो देसी रियासतें अंग्रेज़ों के राजभक्त बने हुए थे। अलग से वो अपना स्वतंत्रता चाहते थे, मतलब कि हम इस देश बना के रहेंगे हमेशा। उनके राजभक्त बने रहते थे या उन पे प्रतिबंध लगाया करते थे लोगों पे, ये राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न ना हो पाएँ। मतलब कांग्रेस के साथ संलग्न ना हो पाएँ, उनसे अलग रखते थे। तो इससे लोगों के अंदर भी क्या हुआ, एक जागृति जगी, चेतना जगी। तो उसी के संदर्भ में देसी रियासतों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति आ गई स्पष्ट करने के लिए 1920 की नागपुर अधिवेशन में, 1920 की नागपुर अधिवेशन में जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया। एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें क्या था, उन कांग्रेस ने उन रियासतों के लोगों के प्रति अपनी एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें अपना स्पष्ट अपना जो उनका उनके प्रति जो रवैया था उसको स्पष्ट किया। और उसके अंदर, इस प्रस्ताव के अंदर ये भी एक बात था कि जिसके अंतर्गत देशी रियासतों के शासकों से उनकी रियासतों में देशी रियासतों के शासकों से उनकी रियासतों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर की गठन का, मतलब पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का आह्वान किया गया। तो वहाँ की जनता और वहाँ के जो शासक थे, तो मतलब बोला गया कि एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का क्या किया जाए? गठन किया जाए। कांग्रेस ने ऐसा उसमें प्रस्ताव में लिखा था। हालाँकि साथ ही साथ कांग्रेस ने देशी रियासतों के निवासियों को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति तो दी। मतलब इस प्रस्ताव में ऐसा प्रस्ताव था कि क्या किया जाए? पूर्ण उत्तरदायी सरकार की क्या की जाए? स्थापना की जाए। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। प्लस लोगों को क्या किया जाए? कांग्रेस में भागीदारी ले सकते थे। कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। या कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। अनुमति दी। परंतु इसमें कुछ यह भी स्पष्ट कर दिया कि देशी रियासतों में कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधि शुरू नहीं कर सकते थे। जो सदस्य थे, अब वो चाहें कि कांग्रेस की आड़ में राजनीतिक गतिविधि करें या कांग्रेस के नाम पर करें, तो जिससे क्या हुआ, कांग्रेस की ब्रिटिशर्स का जो संबंध था, तो बिगड़ सकता था। मतलब वो बिगड़ा तो था ही, परंतु कुछ अलग दिशा में जा सकता था। जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता थे, शीर्ष नेता थे, वो अपने अपने अनुसार आगे नहीं ले जा सकते थे, तब वो ब्रिटिशर्स के अनुसार जाने लगता। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नाम पर वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न
नहीं होंगे। या तो वो कांग्रेस का सदस्य बन जाएँ, सदस्य बन के कांग्रेस की नीतियों के अनुसार जो भी करना है करें, परंतु वो कांग्रेस के नाम पर नहीं करेंगे। तो ऐसा उन्होंने शर्त भी लगा दिया। कर दिया, शर्त भी लगा दिया। ठीक, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में बिना मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट जा करके वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकते थे। या तो वो संलग्न होना भी चाहते तो वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ही वो संलग्न होंगे। कैसे होंगे? व्यक्तिगत क्षमता। व्यक्तिगत क्षमता पे ही वो अपने या तो अपने सिर्फ स्वयं स्वयं की क्षमता से या व्यक्तिगत क्षमता या फिर सामूहिक रूप से अपना वहाँ पे एक अलग से संगठन बना लें, जो कांग्रेस से अलग हो, मतलब कांग्रेस में ना हो, वो संगठन बना ले, वो और गतिविधियों में क्या हो संलग्न हो, परंतु वो कांग्रेस में मतलब उसके अ, आड़ में नहीं कर सकते। क्रांतिकारी गतिविधियाँ नहीं कर सकते, कांग्रेस की नीतियों के अनुसार ही उन्हें करना होगा। ऐसा उन्होंने क्या-क्या लगाया? शर्त लगा दिया। कांग्रेस ने उन पे शर्त लगा दिया। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के बीच तथा अलग-अलग देशी रियासतों के बीच, जो ब्रिटिश भारत में जो देशी रियासतें थे और वहाँ के जो लोग थे, उनके बीच, देशी रियासतों और लोगों के बीच और कांग्रेस के बीच, ठीक है? जो राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक अंतर था, वह संघ बनाने की स्वतंत्रता सहित नागरिक स्वतंत्रताओं का सामान्य रूप से अभाव था। जो उस समय का जो संबंध था, वहाँ के जो लोग थे, देशी रियासतें थीं और जो राजा थे, उन लोगों में एक राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक अंतर था। उन लोगों की क्या उनको सोच में अंतर था। जो लोग थे वो कांग्रेस से प्रभावित हो रहे थे, परंतु वो जो रियासतों के जो राजवाड़े थे, वो लोग उसे दबाने की कोशिश करते थे और राजभक्त बना हुआ करते थे, इसके ब्रिटिशर्स के। तो इसका कहने का मतलब यही है, तो लोगों को मतलब वो लोग क्या थे राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन थे। वो डायरेक्ट कांग्रेस के जो सम्मेलन हुआ करते उसमें भाग नहीं ले सकते थे। उनके ऊपर अलग से राजाओं का दबाव था। ये वो तुलनात्मक रूप से क्या थे? पिछड़ेपन थे। जो वहाँ के प्रतिनिधि सदस्य थे, वो जो लोग थे, वो लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े थे। और देशी रियासतों का कानूनी रूप से स्वतंत्र निकाय होना, देशी रियासतों के साथ-साथ जो वहाँ के जो देशी रियासत हुआ करते थे ना, वो अन्य जो प्रांतों के लोग थे, उन लोग के साथ उनका अलग से ही शासन-प्रशासन चलता था। जिससे उन लोगों के साथ दूसरे राज्यों के दूसरे प्रांतों के साथ उनका जुड़ाव नहीं हो पाता था, खुल कर के नहीं हो पा रहा था। स्वतंत्र निकाय उनका अलग से हुआ करता था। तो इस तरह से उनका क्या हुआ, आंदोलनों के हितों के समक्ष कुछ स्वाभाविक बाधाएँ थी। तो इस तरह की ये सब जो उनके ऊपर जो दबाव हुआ करता था, व्यक्तिगत वो स्वतंत्रता नहीं थी। तो दबाव के कारण उनकी जो आंदोलन में भागीदारी होती थी, उसमें क्या होता था, भागीदारी में स्वाभाविक बाधाएँ उत्पन्न होती थी। स्वाभाविक बाधाएँ उत्पन्न होती थी और वो खुल करके राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हो पाते थे। देश की आज़ादी में भूमिका नहीं निभा पाते थे। तो परंतु जो कांग्रेस थी और वो जो जो उपनिवेश हुआ करते थे, उ उन सॉरी जो वहाँ के जो क्या कौन-सा वो जो रियासतें थे, रियासतों के जो सदस्य हुआ करते थे, रियासतों के जो आम जनता हुआ करती थी और कांग्रेस के बीच में हमेशा संबंध क्या रहे हैं? मधुर रहे हैं। हमेशा संबंध मधुर रहे हैं। इसके जो ये मधुर रहे हैं ना, इसके बारे में भी मैं आगे एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। तो मधुर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस और देशी रियासतों के लोगों के विभिन्न संगठनों के बीच औपचारिक संबंध हमेशा घनिष्ठ बने रहे हैं। ठीक, तो क्या करना चाहिए? जब उन्होंने कहा कि मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जो देशी रियासतों के लोगों को अपनी ताकत का निर्माण करना चाहिए। जो देशी रियासतों के जो लोग थे, वो लोग उन लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी ताकत का निर्माण करना चाहिए और अपनी माँगों के लिए संघर्ष करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। जो उनके अंदर क्षमता है, वो अपनी माँगों को मनवाने के लिए जो वहाँ दे रियासतों की प्रशासन थी, उससे क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता का प्रदर्शन करवा कर के अपनी माँगों को प्राप्त करना चाहिए। एक प्रकार से उकसाया जा रहा था उनको, मतलब उकसाया नहीं जाता, मतलब जोश भरा जाता था उनके अंदर, ताकि वो भी देश के जो ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, उनमें संलग्न हो पाएँ और अपनी भी भूमिका निभा पाएँ। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ, उनको मतलब कहा गया कि वो भी अपने क्षमता का प्रदर्शन करें। देखिए, जो देशी रियासतों के जो लोग थे, इस संबंध में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी संकट 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके जो जो अपनी नीति को फिर से पुनः प्रतिपादित किया था। तो उन्होंने कहा था कि
देशी रियासतों के लोगों के बीच जो महत्वपूर्ण जागृति हो रही है, देशी रियासतों के जो लोग हैं, आम जनता है, उनके अंदर क्या महत्वपूर्ण जागृति हो रही थी। मतलब देश से अपना अलग से लगाव स्पष्ट करने के लिए, अपनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए, अलग से एक जागृति हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी उनके अंदर, चेतना आ रही थी। उससे उन सीमाओं में छूट मिलेगी, उससे उनकी सीमाओं में क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। जो छू सीमाएँ हैं ना, उनके ऊपर जो देश रियासतों के जो राजा थे, वो जो प्रशासन थी, उनकी क्या कहलाती थी? दबाव बनाए हुए थे, उससे क्या उसमें छूट मिलेगी। एक दबाव बनेगा, उससे उनको छूट मिलेगी और वो खुल करके क्या करेंगे? भाग ले सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप देशी रियासतों के लोगों के साथ कांग्रेस का जुड़ाव और क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका जब परिणाम क्या निकलेगा? जब उनकी सीमाएँ थी, उनमें छूट मिलेगी, तो कांग्रेस की इनके साथ संबंध मधुर होते जाएँगे। देखिए, इसी सिलसिले में जब ये 1920 का नागपुर का अधिवेशन हुआ था, में कांग्रेस की जो नीतियाँ थी देशी रियासतों के लोगों के प्रति, वो स्पष्ट रूप से बाहर आई। तो इसी सिलसिले में हैदराबाद में मैं इसका डिस्कशन आगे प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, परंतु एक बार फिर से करना चाहूँगा। जो हैदराबाद था, उस समय के तत्कालीन प्रांतों में या पूरे भारत में सबसे बड़ा क्या था? जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ये था। इस रियासतों में क्या था? सबसे बड़ा प्रांत था। क्या चीज़? हैदराबाद। ठीक है? उसमें कन्नड़ भाषी, तेलुगु भाषी, ठीक है? और कन्नड़, तेलुगु और एक और भाषी, ठीक है? वो 3 मतलब बहुसंख्यक में रहते थे। तो ये लोग भी कांग्रेस के साथ जो उनके रियासतों से बाहर जा कर के वहाँ पे कांग्रेस की जो कार्यवाही हुआ करती थी, गतिविधियाँ हुआ करती थी, उसमें साथ दिया करते थे। तो इन लोगों ने भी कांग्रेस में जब वो जाया करते तो वहाँ पे तो उन लोगों ने सोचा कि जो हमारा इतना बड़ा रियासत है, हमारा यहाँ खुद का एक पार्टी होना चाहिए। ठीक है? तो इन्होंने हैदराबाद राज्य कांग्रेस हैदराबाद राज्य कांग्रेस हैदराबाद राज्य कांग्रेस की स्थापना की, हैदराबाद राज्य कांग्रेस की स्थापना की। इनके तो इन लोगों ने क्या किया? हैदराबाद राज्य कांग्रेस की स्थापना की। तो ये इसमें कांग्रेस भले ही जुड़ा हुआ है, परंतु ये कांग्रेस का एक सब्स्टिट्यूट नहीं था। मतलब इसमें कांग्रेस उनके जो सदस्य थे, कांग्रेस के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, परंतु इस पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई नाता नहीं था। तो ये जो पार्टी बनी थी, ये क्या हुई? जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, थोड़ा तेज हो गई। तो क्या हो गई? अब तेज हो गई। जिससे जो वहाँ के उस्मान अली थे ना, जो राजा थे उस्मान अली, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगाने का भी आरोप कुछ दूसरा दूसरा तीसरा क्या थे अलग अनर्गल दिए। जैसे बोला कि इसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व क्या है? कम है, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम है और बोला कि इसमें जो हिंदूवादी जो ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड वगैरह क्या हो रहे हैं, इसे डायरेक्ट मुस्लिमों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ऐसे आरोप लगाकर इन सभी ऐसी पार्टियों पे क्या कर दिए? बैन लगा दिए थे। तो उसी उसी का नतीजा था कि ऐसे पार्टियाँ जो हैदराबाद राज्य कांग्रेस जैसी पार्टियाँ क्या हुई थी, अब बन रही थी। बनी है जिसका जनता ने स्वागत किया और इससे जुड़ा। तो हम आते हैं अपने इस प्रश्न पे सॉल्व करने के लिए जितना डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहला है, देशी रियासतों के निवासी कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे? ऑब्वियसली इसमें डिस्कशन किया गया है, हाँ, कि बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं लेकिन उनको क्या करना था? एक शर्त लगा दिया गया था कि वो अगर वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, तो वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे ही वो उन गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं या खुद की एक पार्टी बना के या कुछ संगठन बना के जिसमें कुछ लोग वहाँ पे हों, तो उस संगठन के नाम पर ही उस गतिविधियों में संलग्न होंगे, देश की कांग्रेस के बैनर तले नहीं, यानी कांग्रेस की आड़ में नहीं। देसी दूसरा है, देसी रियासतों के निवासी कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधि शुरू नहीं कर सकते थे। यस, ये भी सही है। हमने पूरा डिस्कशन किया, इसमें भी इसका भी चर्चा बहुत बार किया है। तो इस आधार पे ये जो 1 और 2 दोनों क्या हो गए? सही हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तो ये हमारा अगला प्रश्न फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद कीजिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक अपना सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में ये स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की, पूछा गया यहाँ पे सुभाष चंद्र
प्रथम अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन, भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन में वामपंथी समेकन समिति, वामपंथी समेकन समिति गठन को स्वीकृति थी। चलिए हम इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। और इसे सुभाष चंद्र जी बोस जी जुड़े हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े हुए हैं, इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और इसका आधार कैसे बना, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हुआ प्रथम अखिल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के बारे में डिस्कस किया जाएगा और जो वामपंथी सम्मेलन उसके बारे में डिस्कशन किया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक संदर्भ में बात किया जाए तो इसका जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, अधिवेशन देखिए जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी और ये 1939 में की थी। तो सफलतापूर्वक हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी कर, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित करके क्या बनाया था वो योजना योजना का प्रस्ताव बनाया था ना, जिस बोला गया कि आज़ादी के बाद की भारत का भविष्य तय किया जाएगा। भारत का जो उद्योग धंधे विकास कार्य मतलब विकास योजना उससे किस तरह से कार्य किया जाएगा, वो त्रिपुरा अधिवेशन में ही प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए त्रिपुरी संकट में यह अध्यक्ष पद के लिए संकट उत्पन्न हुआ था। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्पन्न हुआ था गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस में, कि जब गांधी जी थे दो प्रतिनिधि थे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी, इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ पहले भी, फिर भी कर दे रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया ना, सीतारमैया, ठीक। और दूसरे थे सुभाष, सुभाष सुभाष चंद्र बोस, ठीक, चलेगा। सुभाष चंद्र बोस ये थे। तो पट्टाभी सीतारमैया थे, तो पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था गांधी जी का। गांधी जी इनको क्या हुए थे, अध्यक्ष पद के लिए नामित किए थे। तो इस जो त्रिपुरी संकट हुआ था इसमें अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। गांधी जी इस हार को अपना व्यक्तिगत हार मान लिए, पट्टाभी सीतारमैया की जो हार हुई थी इसको अपना व्यक्तिगत हार मानते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस छोड़ दिए। तो सुभाष चंद्र बोस भी बाद में इसे इस्तीफा दे देते हैं। तब वो सम्माननीय व्यक्तित्व थे। सुभाष चंद्र बोस भी रुष्ट होकर के वो भी ये त्याग देते हैं, कांग्रेस को इस्तीफा दे देते हैं और आगे चल के एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक ब्लॉक स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए, स्थापना की है। देखिए जो इस फॉरवर्ड ब्लॉक की उद्देश्य था यह था कि जो साम्राज्यवादी विरोधी मतलब जो ब्रिटिश के जो विरोधी थे, जो चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाए, तो जो विरोध में जितने भी यहाँ के लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे, मतलब जो मूलचूल परिवर्तनवादी थे, मतलब परिवर्तन चाहते थे, अगर हमें युद्ध भी करना तो हम करने के लिए तैयार हैं, वो चाहते थे आगे बढ़ चढ़ के आगे जाना। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को एक मंच पे लाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस फॉरवर्ड ब्लॉक में देश में सभी आमूल परिवर्तनवादी और साम्राज्यवादी विरोधी प्रगतिशील तत्वों, आप समझ पा रहे होंगे, प्रगतिशील मतलब जो परिवर्तन चाहते थे, धारणा बने थे, जो जो मूल जो कांग्रेस की पहले से विचारधारा बने थे उसी पे लगे हुए थे, उसी पे लगे हुए थे, उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे थे। उसके विरोध में जो और भी जो से परिवर्तन चाहते थे, सभी पार्टियों को एक मंच पे लाना, एक क्या करना, एक मंच पे लाना और सहमति के सबसे व्यापक साझा मानदंड को शामिल करना था। सभी सहमतियों को एक बना करके साझा करना था। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक की तो स्थापना कर दी है, इसमें सभी साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों को क्या करना था, एक मंच पे आना था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो हो गई, फिर इसके बाद एक प्रथम अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन, हम अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन है ये, प्रथम अखिल भारतीय फॉरवर्ड
ब्लॉक सम्मेलन क्या हुई? 1929 में आयोजित की गई। तो 39 सॉरी, 1939 में आयोजित की गई। इसमें एक समिति बनाया गया। इसमें इस सम्मेलन में ना वामपंथी समेकन समिति, एक समिति बनाया गया, वामपंथी समेकन समिति, इसी में बनाया गया वामपंथी समेकन समिति। देखिए जो वामपंथी शब्द है यह फ्रांस की क्रांति से आया है, जिसमें जो जो राजा महाराजा के जो वहाँ के जो शासक वर्ग थे, राजा महाराजा थे, उनके जो समर्थक थे, उन्हें दक्षिणपंथी कहा गया और जो विरोध में थे, वामपंथी कहा गया। पर जो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, जो इसके समर्थक हुआ करते थे, वो दक्षिणपंथी कहलाए, जो विरोध में थे, चाहते थे यहाँ से चले जाएँ और उनके विरुद्ध कार्रवाई वगैरह करते थे, क्रांतिकारी क्या किया करते थे, वामपंथी कहा। हालाँकि इस वामपंथी का भी शब्द का भी दायरा बहुत विस्तृत है, इसे यहाँ पे डिस्क्राइब करना थोड़ा आसान नहीं होगा। तो वामपंथी समेकन समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, उस जो इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस क्या बने? इसके अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष। बोस जी इसके अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष, हालाँकि हमें ये नाम थोड़ा ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष जो है सरदूल सिंह कबिसेर, सरदूल सिंह कबिसेर। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। अ, कौन थे? सरदूल, सरदूल सिंह कबिसेर। सरदूल सिंह कबिसेर ये थे, क्या थे इसके? उपाध्यक्ष बने। और इसी तरह लाल शंकर लाल, क्या हुआ? लाल शंकर लाल ये बने, महासचिव बने। और पंडित बी त्रिपाठी भी अन्य प्रतिनिधि सदस्य थे, जो और भी के एम नरीमन बम्बई शामिल थे। तो पंडित बी त्रिपाठी भी और के एफ नरीमन ये लोग इसमें शामिल हुए थे। कि हम इतना तो डिस्कशन कर लिए, ये वामपंथी समेकन समिति हुआ इस बना। तो ये भी हो गया। मार्च 1940 में सुभाष चंद्र बोस बिहारगढ़ के रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन, समझौता विरोधी सम्मेलन किया, आयोजन किया। इस सम्मेलन को फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में बुलाया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान से। मतलब ये दोनों पार्टियां हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया एक, और एक किसान सभा हो गई। उन दोनों के तत्वाधान, मतलब दोनों ने संयुक्त रूप से ऐसा प्रस्ताव किया कि सम्मेलन बुलाया जाए। तो सभी सम्मेलन बुलाया गया। कब? 1940 में। अब आपको हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहेंगे। फैक्ट है ना, पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। देखिए जो जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक अभी थी, सत्ता में थी। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक की था सत्ता हस्तांतरण, जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, यानी ब्रिटिशर्स से भारतीय हाथों में आ रहा था, तो सत्ता का जो हस्तांतरण हो रहा था उसे क्या बोला? फर्जी हस्तांतरण बोला। क्या बोला? फर्जी हस्तांतरण, फर्जी हस्तांतरण बोला। जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ उसे फर्जी हस्तांतरण बोला। और फर्जी हस्तांतरण में उसे वर्णित किया, ठीक है। और आरोप लगाया कि इससे क्या हुआ? जो बुर्जुआ वर्ग थे, जो कांग्रेस के जो बुजुर्ग नहीं, वृद्धराज लोग थे, उन लोगों ने क्या बोला? लोगों ने ब्रिटिशर्स के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है? हार मान लिया, उनसे आत्मसमर्पण समर्पण कर दिया, डर गए। तो मतलब ये हो गया। तो वो क्या हो गए? भयभीत हो गए। बुर्जुआ वर्ग थे, भयभीत होकर उनके समक्ष अर्पण कर दी। ऐसा इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक ने उन पे आरोप लगाया था। कि हम अपने इन प्रश्न को चालू कर लेते हैं इस डिस्कशन के आधार पे। तो हमारा डिस्कशन हुआ, आशा करता हूँ इस आप बहुत फैक्ट समझे होंगे। जैसे इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें तो नो डाउट, अगर आप एक बार भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो त्रिपुरी जो संकट हुआ, इसी नाम सुनते ही फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ सुभाष चंद्र बोस का नाम आपके ज़हन में आ गया होगा। ये सही है। दूसरा, प्रथम अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन ने वामपंथी समेकन गठित करने की स्वीकृति भी दी। अभी हमने इसका डिस्कशन
पे किया है। तो इस आधार पे दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम ये हमारा प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में देखिएगा ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, उसमें वो क्या थे, वहां पे नियुक्त थे दलितों के नेता के रूप में। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रमिक सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। बी डी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी डी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिनका जम्मू कश्मीर में कहते हैं आज़ादी के बाद उनका एक बहुत ही विडम्ब तरीके से इनका वहाँ पे देहांत हो चुका था। पुलिस कस्टडी में थे, उनका देहांत हो गया था। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो जम्मू कश्मीर को ना वो उसमें आर्टिकल 70 दिया गया था और आर्टिकल 35 पे दिया गया था जब उस आई थिंक इट वाज मतलब ये 1956 के आसपास का समय है, आज़ाद हो गया था। ठीक, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उससे पहले, हालाँकि उससे पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी एक्टिव थे। बी डी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हिंदू नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की ताकि 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 ध्यान दीजिए, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी, ये वही सुचेता कृपलानी है जो जी क्या है पति हैं जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी, तो उसमें क्या थे, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 के समय, तो ये उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेपी जेपी कृपलानी। अब चलिए हम देखते हैं ये दोनों क्या है, महिलाएं हैं और व्यक्तिगत गतिविधियों की दो प्रमुख महिला आयोजिकाएं। ये हम लोग अपने इस डिस्कशन को आगे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं, इस प्रश्न की जो आधार है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन आया था, यह क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात आया था। कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात आया था। क्रिप्स मिशन में कहा गया था भारत को क्या कर दिया जाएगा, एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्या उसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसमें डेट का था। ठीक, तो जब पाकिस्तान का मांग का समर्थन ही नहीं था, समर्थन ही नहीं मिला, तो वैसे ही इसके विरुद्ध हो गई। और बचा जो कांग्रेस था तो उसमें किसी डेट का मेंशन नहीं था कि औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, बोला भारत अब क्या चाहिए था, अब इसको आज़ादी चाहिए थी, अब पूर्ण पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कांग्रेसी। तो इस आधार पर कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। हालांकि हमें याद रखना है जो क्रोनोलॉजी है, इसके बाद कौन आया, तो क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव आएगा, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त में आएगा 8 अगस्त को। फिर उसके बाद वावेल आएंगे, वावेल योजना आएगा, फिर उसके बाद ऐसे आते जाएंगे, डिस्कशन आगे करेंगे। ये देखिए, तो इस समय वायसराय कौन थे, वायसराय याद रखना है ना, वायसराय लिन गो अभी भी बने हुए हैं, लिन गो गो लिन गो अभी भी वायसराय या गवर्नर जनरल बने हुए थे, ठीक है। तो यह देखिए 1942 में वर्धा में ना, वर्धा में एक कांग्रेस की सम्मेलन हुआ, क्या हुआ, कांग्रेस का एक कार्य समिति की बैठक हुई, वर्धा, वर्धा कहाँ है, गुजरात में है ना, वर्धा में तो वो कांग्रेस समिति की बैठक हुई। कांग्रेस समिति क्या हुई, इसमें बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अपने नए प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने मतलब महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा, कार्य उस कार्य योजना समिति थी कांग्रेस की एक समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसमें कांग्रेस प्रस्ताव का गया पास नहीं हो पाया। तो महात्मा गांधी ने कहा, इसकी बालू से ना, बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा क्या बोलूंगा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, इसकी जो बालू है ना, बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया। इस बैठक में महात्मा गांधी के विचारों को पूर्ण समर्थन
क्या कि भारत से संवैधानिक गतिरोध तभी शुरू हुआ। देखिए जो उन्होंने प्रस्ताव रखा वो तो फेल हो गया, परंतु जो उनका जो विचार था कि इससे जो गतिविधियाँ है ना, इससे जो जो ये संवैधानिक गतिरोध है, जो चल रहा है भारत ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स और जो ये संवैधानिक गतिरोध चल रहा है, ये तभी समाप्त होगा जब ब्रिटिशर्स क्या होंगे, भारत छोड़ के चले जाएँगे, ठीक है? यह तभी समाप्त होगा जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के चले जाएँगे, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो इसका बहुत ही जोरदार समर्थन मिला गांधी जी को। तो इस आधार पर तो महात्मा गांधी ना जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उसने महात्मा गांधी को आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया। बोला कि ठीक है हम इसका समर्थन करते हैं और आप एक आंदोलन चलाने के लिए योजना बनाइए। गांधी जी को ऐसा बोला गया। तो गांधी जी ने योजना बनाया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की पहल की गई। देखिए आंदोलन की जो सार्वजनिक घोषणा थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा थी, वो कौन? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इसकी जो घोषणा है ना 1 अगस्त 1942 1 अगस्त 1942 को कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद अच्छा एक चीज़ बताइए जो जब 1920 में जो वो स्वदेशी आंदोलन नहीं, स्वदेशी आंदोलन के बाद चला था ना असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, तो 1 अगस्त 1942 को ही सॉरी 1922 को आई थिंक 1922 या 1920 ठीक है 1 अगस्त नहीं 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तिलक का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उसी के समक्ष उसी की उपलब्धि में तिलक भी एक गर्म दल के नेता थे और उसमें से गांधी जी भी इसमें से एक बिलोंग कर रहे थे। हालाँकि जो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? तिलक दिवस, याद रखना है। तिलक दिवस मनाया गया, तिलक दिवस मनाया गया, ओके। तो इस दिन मनाया गया और फिर इलाहाबाद में ही ना वो एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त टेक्नोलॉजी समझिएगा 7 AUST 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई की ग्वालियर टैंक टैंक टंकी वाला नहीं है ठीक है ग्वालियर टैंक में ना एक क्या बुलाया गया एक कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और इसमें सर्वसम्मति से 8 अगस्त 1942 को कब 8 अगस्त 1942 को क्या बनाया गया एक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव लाया गया भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ क्या हुआ? पास हुआ। कांग्रेस की जो समिति बैठक बैठक हुई थी उसमें यह पास हुआ और सर्वसम्मति से यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो गांधी जी ने भावुक शब्दों में ना गांधी जी जो भी प्रस्ताव पास हुआ तो गांधी जी ने बहुत ही भावुक शब्दों में यह कहा कि अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा। अब मतलब हमें जेल भरने से काम नहीं चलेगा तथा करो या मरो का नारा दिया। बोला कि अब हमें जेल नहीं भरना है, अब हमें करो या मरो करना है। क्या? करो या मरो की नीति अपनाना है। करो या मरो, करो या मरो। इस समय क्या थे ये वो जो अपने सुभाष चंद्र बोस हैं जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में है। जर्मनी में जर्मनी में ही है। जब उनको ये लगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो बहुत वो खुश हुए। अब लग रहा है कि मतलब जो गांधी जी अब डायरेक्ट खिलाफ हो गए हैं जो जो ना अहिंसा का जो सहारा ले रहे थे तो वो हिंसा हिंसा का भी समर्थन करने लगे गांधी जी। करो या मारो करो करो या मरो का जब नारा दिए तो वो हिंसा के भी समर्थक हो गए। हिंसा का समर्थन किसके विरुद्ध? जो राजनीतिक हिंसा थी जो ब्रिटिशर्स हमारे प्रति हिंसा कर रहे थे उसके विरुद्ध जो क्रांतिकारी द्वारा हिंसा किए जा रहे थे उसका इन्होंने गांधी जी समर्थन की और पहली बार किए इसका समर्थन। तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और उन्होंने कहा इस आंदोलन में अगर नेता मौजूद नहीं है तब अगर जो शीर्ष जो नेता है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं अगर शीर्ष नेता नहीं है तो आम जनता अपने हाथ में अपने अपने स्वयं के विवेक से इस आंदोलन का जारी रखेगी। मतलब इसमें जो सेंट्रल हुआ करते थे नेता हुआ करते थे ना अब नेता की कोई जरूरत नहीं अब आम जनता खुद क्रांतिकारी हैं तो वो खुद इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे वो खुद नेता है
ओके? तो इसमें अब इसमें जन भागीदारी हो गई मतलब सब लोग इसमें जुड़ गए, ठीक है? तो इसमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश जेल-वेल हो जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, तो वो लोग आम जनता भी इसमें क्या करते हैं, अपने विवेक के प्रयोग कर सकेगी, मतलब और भी जो छोटे नेता होंगे, वो सब इसमें इसका नेतृत्व कर सकते थे, ठीक है? स्वयं सेवक अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। जब ये गांधी जी ने ऐसा किया, तो गांधी जी हालाँकि जो अहिंसा की नीति थी, उसको त्यागा था और हिंसा की प्रवृत्ति को भी अपना लिया था। तो सरकार इससे क्या हो गई, चौकन्ना हो गई और ऑपरेशन ज़ीरो आवर, याद रखिएगा ऑपरेशन ज़ीरो आवर। ऑपरेशन ज़ीरो आवर एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के तहत जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, उनको रातों-रात क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। शीर्ष नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी को भी पूना की आगा खां पैलेस में, ठीक है? एमजी महात्मा गांधी को पूना में आगा खां पैलेस में कर दिया गया, कैद कर लिया गया। आगा खां पैलेस, पैलेस मतलब महल, ठीक है? आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। और जो शीर्ष नेताओं थे, जो शीर्ष और नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे नेता थे, तो उन्हें अहमदनगर के किले में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और नेताओं की अनुपस्थिति में जनता क्या हो गई? उग्र हो गई। हालाँकि जनता को भी इसमें बोला गया कि वो खुद अपने विवेक का प्रयोग करेंगी, तो जनता खुद अपने आप में नेता थे। तो जब उनके शीर्ष नेता जब जो हुआ करते थे गतिविधियाँ, उसमें नहीं वो मौजूद होते थे, तो जनता उग्र हो जाया करती थी और खुल करके हिंसक या हिंसा का सहारा लेती थी। तो 9 से 14 अगस्त के बीच बम्बई बहुत ही हिंसक हो गया। 9 से 14 अगस्त के बीच बम्बई हिंसक हो गया। 10 से 14 के बीच ये अगस्त चल रहा है ना, 10 से 14 अगस्त के बीच कलकत्ता भी उग्र हो गया। उधर भी भारत छोड़ो आंदोलन अब अपने चरम पे पहुँचने लगा। ठीक। और अगस्त को पटना सचिवालय के सामने गोलियाँ चली। 11 अगस्त को पटना सचिवालय के सामने कुछ गोलियाँ भी चली। ठीक है? अब इससे आंदोलन ना एक व्यक्तिगत हो गया, मतलब जो अपने आप वायरल होने लगा, मतलब जन-जन के बीच में फैलने लगा। ओके? तो जन आंदोलन मतलब एक देश शीर्ष व्यापी आंदोलन शुरू हो गया, जन आंदोलन शुरू हो गया। संयुक्त प्रांत में बलिया में एक से अब हालाँकि कहा गया था कि हर एक व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा, तो फिर संयुक्त प्रांत और बलिया, बस्ती, बम्बई, सतारा, बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा के तालचेर और बिहार के कुछ भागों में इस आंदोलन के समय अस्थायी सरकारें गठित की गई। अब मान लीजिए अब उसमें शीर्ष नेता वो जनता को किसी डायरेक्शन में लाने के लिए वो खुद का अपना एक सरकार बना लेते थे। वैसा काम चलाऊ सरकार बना लेते थे और अस्थायी सरकार बना लेते थे और उसी के अनुसार जनता को निर्देश दिया करते थे, ठीक है? संचालित किया करते थे। तो ऐसा सरकार बनाया गया था। हालाँकि हमें इसके बारे में एक तथ्य याद रखना है कि सबसे पहली काम चलाऊ सरकार जो बनाई गई थी, अस्थायी सरकार बलिया में बनाई गई थी। बलिया, बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे हालाँकि बलिया उत्तर प्रदेश का भाग है, जिला है। तो बलिया में बनाई गई थी। इसके बारे में भी हम डिस्कस और करेंगे। तो ये राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जिसकी विस्तार बनारस, गाजीपुर तक था। जो बलिया में की गई थी ना, बलिया में जित्तू पांडे बारे में कुछ ये सरकार है ना, सरकार की अस्थायी सरकार ऐसी अस्थायी जो अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, ये बलिया में की गई और किसने की? जित्तू पांडे, जित्तू पांडे ने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और इसकी जो क्षेत्र था ना बहुत ही मतलब बढ़ता गया। मतलब बनारस, गाजीपुर तक था ना, तो फैल गया था। सर्वाधिक लंबी समानांतर सरकार सतारा की थी। जो सरकारें स्थापित की गई थी, उसमें सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार थी ना, सतारा में थी। कहाँ पे थी? सतारा में थी। ठीक है? जिसकी स्थापना किसने की? सॉरी जिसका नेतृत्व किसने किया? नाना पांडे। सतारा में किसने किया था? सतारा में नाना पांडे। नाना पांडे ने किया था। इसकी ठीक है, इस सरकार का नेतृत्व नाना पांडे ने किया था और इस आंदोलन में चरण में छात्रों एवं बुद्धिजीवियों ने जो छात्र थे और पढ़े लिखे लोग थे जो जिनका अच्छा ही क्या था, सभी माध्यम
का माध्यम था, ठीक है? तो बुद्धिजीवी वर्गों ने भी इसका नेतृत्व सँभाला, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व सँभाला और लोग जो इसमें है गुरिल्ला युद्ध, छुप के आक्रमण करते थे। अभी जब जब वो लोग फिर जब ब्रिटिश उनके खिलाफ जाते थे, वो लोग छुप जाया करते थे। फिर जब वो फिर मुड़ते थे, फिर उनके ऊपर अटैक किया जाता था। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति है ये। गुरिल्ला युद्ध पद्धति मतलब ऊपर वार करना, ऑटोमेटिक जब वो तैयार नहीं तो वार करना, जब वो तैयार है तो फिर भाग लेना, पीछे हट जाना, अपना कदम पीछे कर लेना। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या क्या करते थे, हम सहारा लेते थे और रात को जो ब्रिटिश की कॉलोनियाँ हुआ करती थी, उन पे आक्रमण किया करते थे। तो ऐसी गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी इसमें सहयोग किया। बिहार व नेपाल की सीमा बना जयप्रकाश नारायण, इसमें जो बहुत सारे समाजवादी नेता थे, जैसे जो दूसरी वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो जिसमें जर्मनी ने क्या किया, रूस पे हमला कर दिया। जो समाजवादी थे, रूस से थोड़ा-सा क्या बोलते थे, सहानुभूति रखते थे। सहानुभूति रखते थे, परंतु जब वो रूस से सहानुभूति रखते थे, तो रूस भी क्या था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। परंतु इन दोनों मुद्दे पर ब्रिटिशर्स और रूस क्या हो गए, एक हो गए, किसके? जर्मनी के खिलाफ। तो ये लोग खुद ही जो समाजवादी थे, ये भी ब्रिटिशर्स के सहयोगी बन गए। आगे चल के कुछ कम्युनिस्ट जो क्या हुए इस भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दें। परंतु कुछ जो सब देशभक्त समाजवादी थे, वो लोगों ने भी क्या किया, बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, ग्राउंड रूप से जुड़े रहे और धरातल में मतलब अंडरग्राउंड रूप से ही इसको इसको आगे किया। शीर्ष नेता तो क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। तो इसी प्रकार इसी के तहत बिहार और नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण, आप सुने होंगे, जो बसपा के नेता है ना जयप्रकाश नारायण, शायद आई थिंक वही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं जयप्रकाश नारायण। तो उन्होंने वही थे जयप्रकाश नारायण। इस समानांतर से जो सरकार थी ना बिहार और नेपाल की सीमा पे सबसे लंबे समय तक चली। है सरकार नहीं सॉरी सबसे लंबे समय तक तो 17 की चली थी। उन्होंने भी एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। कहाँ पे? ये बिहार और नेपाल की ओर, ठीक है? अब इसी तरह से अब अन्य नेता भी थे, जैसे जयप्रकाश नारायण तो थे ही, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, ठीक है? जैसे नेताओं ने भूमिगत रहते हुए, तो अंडरग्राउंड रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। अब इससे बम्बई में एक उषा मेहता थी, क्या है हालाँकि बहुत कम एज से ही क्रांति असहयोग आंदोलन चला था ना, असहयोग आंदोलन सॉरी, सहयोग नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन, 8 साल की उम्र में ही उसमें भाग ली थी ये। आई थिंक मैं इसमें भूल रहा हूँ, असहयोग आंदोलन था या सविनय अवज्ञा आंदोलन। आई थिंक साइमन कमीशन गो बैक, जो वो चल रहा था ना उसमें ये भाग ली थी 8 साल की उम्र में ही। इसलिए उसमें तो निर्णय भी नहीं ले सकते कि ये आंदोलन चल क्यों ही क्यों रहा है। समझ भी नहीं डेवलपमेंट हो पाता उस एज में, क्या चल रहा है। ये तो उस समय भी उस आंदोलन में भाग ली थी, तो इन्होंने क्या किया था, हालाँकि जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, न्यूज़पेपर थे, जो प्रिंट मीडिया थी, उसपे उनसे भी बैन लगा दिया गया था। वो लोग सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, बल्कि सरकार की आलोचना कर सकते थे। तो इन्होंने चोरी-चोरी से क्या किया, कांग्रेस की एक रेडियो स्टेशन क्या की मुंबई में स्थापित की गई थी, जिसका इन्होंने क्या किया, संचालन किया, सफलतापूर्वक संचालन किया और देश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इसको बहुत तेज़ी से संचार किया जाता था, ठीक है? ताकि जनता के तक तक ये पहुँच सके कि हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है और सफल हो रहा है। ब्रिटिशर्स क्या हो गए, हिल गए, आंदोलन से हिल गए, ठीक है? तो ऐसा ये गुप्त रूप से उसका रेडियो का संचालन किया करती थी और अंग्रेजी में बाद में अन्य भाषाओं में भी इसका विस्तार किया गया। तो ये उषा मेहता को हमें याद रखना, हमारे इस प्रश्न में भी एक में उषा मेहता आएँगी, ठीक है? और सुचित्रा कृपलानी भी आएँगी, ठीक है? हम इस पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको पूरा समझा देते हैं, ओके? तो इसकी देखिए इसमें भी अन्य हिंसा के विरुद्ध भी ना, इस हिंसा को क्या किया जाया गया था, जो महात्मा गांधी थे, जो हिंसा की जो प्रवृत्ति हुआ करती थी, उन्होंने भी समर्थन कर दिया, बोला कि राजनीतिक हिंसा सरकार भी तो क्रांतिकारियों पे हिंसा कर रही है, उसी हिंसा के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा जो हिंसा थी उसका भी समर्थन कर दिया, गांधी जी ने पहली बार किया था। सुन करके सुभाष चंद्र बोस भी बहुत खुश हुए थे, ठीक। अब देखिए जो सरकार उन जो क्रांतिकारियों पे हिंसा कर रही थी, क्या कर रही थी, उनको भी क्या कर रही थी, दमन करने के लिए तेज गोली या गोली मार देना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है? तो उसके में गांधी जी जेल में ही बैठ गए, जेल में ही अंदर बैठ गए, बोले कि जो राजनीतिक जो सॉरी सरकार जो सरकारी जो है ना सरकारी हिंसा, उसको बंद किया जाए। फिर उनकी हालत बिगड़ती गई, हालाँकि बाद में अनशन तोड़ दिया क्योंकि सरकार भी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक, तो अभी एक चीज़ और याद रखना है, जो ये निर्णय लिया गया था ना, कांग्रेस ने निर्णय लिया था, हालाँकि मुस्लिम लीग इसमें भागीदारी नहीं थी। वो अलग से अपना पाकिस्तान अलग रहे थे। जो मुस्लिम लीग आंदोलन से अलग रही थी। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही और कुछ लिबरल्स थे, जो उदारवादी थे,
जो आई थिंक जो सहानुभूति रखते थे किसी अ, हल्का सहानुभूति रखते थे, जो क्या औपनिवेशिक राज्य की माँगों किया करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस आंदोलन में क्या किया? सहयोग किया, मतलब सॉरी आंदोलन में भाग नहीं लिया, हाँ? इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग भी नहीं इसमें आंदोलन में भाग लिया और कुछ उदारवादी थे वो भी नहीं भाग लिया। कुछ उदारवादी नेता जैसे तेज बहादुर सप्रू ने इस आंदोलन को औपचारिक और असामयिक कहा, ठीक है? अविचारिक मतलब इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कोई विचार ही नहीं किया गया। तेज बहादुर सप्रू सप्रू ये क्या मतलब अविचारिक और असामयिक का जब समय था तो मतलब बिना समय का समय से पहले ही इसे कर दिया गया, ठीक है? यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ना डॉक्टर अम्बेडकर तो बोले कि बेडकर उन्होंने कहा कि जो ये पागलपन है, ये आंदोलन शुरू किया गया कि पागलपन का शिकार कहा गया, पागलपन का शिकार कहा, पागलपन का शिकार भरा यह निर्णय कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। जो जो अन्य पार्टियाँ थी जैसे हिंदू महासभा उसमें हिंदू महासभा, अकाली दल मैं यहाँ पे तो लिख दे रहा हूँ। हिंदू महासभा, अकाली दल इन इन लोगों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसका आलोचना किए थे, नहीं लिए थे। आलोचना की और इसमें भाग नहीं लिए थे। देखिए जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। ठीक, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और बताना चाहूँगा जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उसमें जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होता था ना, वायसराय की कार्यकारी परिषद, उस कार्यकारी परिषद के क्या थे इसमें यह दलितों के नेता के रूप में सदस्य थे। दलितों के नेता के रूप में सदस्य थे और उससे इस्तीफ़ा नहीं दिया था। इस्तीफ़ा नहीं दिया था, हालाँकि वह इस आंदोलन के विरुद्ध में थे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि ये आंदोलन हो, इसने पागलपन का शिकार कहा था, तो फिर साथ कैसे देंगे? इस्तीफ़ा क्यों देंगे? नहीं दिए। इस्तीफ़ा नहीं दिया और उसमें वो बने रहे। ठीक है? अब देखिए जो है हमारा जो हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या कही? हिंदुओं के लिए क्या अनुरुवर कहा। जो हिंदू महासभा थी ना इस आंदोलन का कहा अनुरुवर कहा। वर वर उर्वर ठीक है? अनुउर्वर सॉरी अनुउर्वर मतलब कोई उर्वर नहीं था, कोई मतलब नहीं। अमानवीय कहा, अमानवीय कहा, अमानवीय कहा, हानिकारक कहा। ऐसे-ऐसे शब्दों का क्या किया प्रयोग किया, कारक। किसने किया? हिंदू महासभा जो ठीक है, इन्होंने क्या कहा अनु-उर्वर कहा, अमानवीय कहा, हानिकारक ना कुल मिलाकर के भारत छोड़ो आंदोलन के जो समर्थक नहीं थे। परंतु कुछ दिग्गज नेता भी थे ना जो करते जैसे बीडी सावरकर, बालकृष्ण शिवराज मुंजे, बीडी सावरकर जो बीडी सावरकर वही बीडी सावरकर हैं जो सावरकर बंधु थे ना, उन्हीं में से ये बीडी सावरकर ही क्या हुआ था चले हुए थे जेल का वहाँ पे अंडमान निकोबार में वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे इनको जेल कर दिया गया था। बहुत दिनों के बाद ये लौटे थे। ठीक है? तो बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। बालकृष्ण शिवराज मुंजे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो प्रश्न में ऊपर आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता पूरे दिल से ब्रिटिशर्स युद्ध के प्रयासों से मतलब समर्थन कर रहे हैं। जो युद्ध चल रहा था उनके खिलाफ, उन्होंने क्या किया पूर्ण रूप से समर्थन किया। हालाँकि ये भी लोग जो हिंदू महासभा से जुड़ाव रखते थे, परंतु व्यक्तिगत रूप से इन्होंने खुल के समर्थन किया और इसमें भाग भी लिया। ओके, इससे क्या हुआ कि मतलब जो अभियान थे ना ऐसे कमज़ोर हो गए। अब दमनकारी नीतियाँ और हिल गए एक प्रकार से बोले तो अंग्रेज़ हिल गए इस आंदोलन से। इस आंदोलन से क्या हो गए? हिल गए। और बता दें जैसे अरुणा आसफ अली और सुचिता कृपलानी अरुणा अरुणा आसफ अली और सुचिता कृपलानी जो भूमिगत रहते हुए ना इसका कांग्रेस की कार्य समिति का संचालन किए। जो मतलब महिलाएँ थी जो इसका आंदोलन की आयोजिकाएँ थी, आयोजन किया करती थी। कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे नहीं किया जाए और मेहता जो थे ना कांग्रेस की जो रेडियो स्टेशन उसका संचालन किए। उषा मेहता ये बहुत ही मतलब ग्रेट व्यक्तित्व व्यक्तित्व लोगों का। तो हम
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका मतलब 360 डिग्री डिस्कशन करने का मैं कोशिश किया हूँ, तभी कुछ तथ्य ज़रूर ही छूट रहे होंगे। अगर छूट भी रहे होंगे तो हम अगले क्वेश्चन में उसे करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इस डिस्कशन के आधार पे अपने प्रश्न को क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं। इस प्रश्न को क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं। कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी आर अम्बेडकर ने बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में वायसराय कार्यकारी परिषद से श्रमिक सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने क्या किया? पागलपन का शिकार कहा है इस आंदोलन का, विरोध किया तो इस्तीफा कैसे दे देंगे समर्थन में? तो ये वाला तो गलत हो गया, 1 गलत हो गया। अगर एक गलत हो गया, लीजिएगा हमसे क्या पूछा है? कौन सही है? कौन सही है? हमसे ये पूछा है ना कि कौन गलत है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर पहला गलत हो गया 100% तो आप आगे के 2 कथन दिए हैं ना इनको, अगर नहीं भी पढ़ते, नहीं भी आता तो भी इस प्रश्न को कर जाते, 100% सही होता। देखिए, ए, 1 आ गया, गलत। दूसरा में 1 है ही नहीं, 1 है ही नहीं। क्या यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है? पता नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके, देखिए, तो क्या हो गया? 2 गलत हो जाएगा। अब इसमें 1 आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। हम आँख मुँह इस पे टिक लगा सकते थे और ये 100% सही हो जाता। अब परंतु हमें तो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर अगला तथ्य भी हम चेक करेंगे। तो बीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी काश्मीर के मतलब काश्मीर में उसमें जो आर्टिकल 360 और आर्टिकल 51 ए सॉरी 55 ए जो दिया गया था कश्मीर में, ठीक है? तो उस वो ताकि इसका बहुत तीव्र विरोध किए, कश्मीर में गए, वहाँ पे रैलियाँ करने वाले थे, आंदोलन चलाने वाले थे। परंतु वहाँ पे जो उसमें अब्दुल्ला थे ना, फारूक अब्दुल्ला, वही, उनके बाप, ठीक है? तो उन्हें जेल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। क्यों नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा और बीटी सावरकर ने तो किया था के बारे में अभी अभी देख सोच रहा हूँ मैं। ये हमारा जो ये दूसरा कथन है ना, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। देखिए, इन लोगों ने जो उस समय के जो हिंदू महासभा थी और जो पार्टियाँ थी, उन लोगों ने इसका विरोध किया। वो बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? अमानवीय कहा, हानिकारक कहा और अनुर्वर कहा। परंतु उसके कुछ व्यक्तिगत सदस्य सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों ने क्या-क्या समर्थन किया था और बाद में हिंदू महासभा है अपना लाज बचाने के लिए, ऊपर से देश विरोधी हो जाए कि इनका हो जा रहा था। तो लाज बचाने के लिए भी इनका एक अलग से प्रस्ताव पास किया और इस चीज़ में समर्थन किया, मतलब भारत को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए, इसका समर्थन किया। परंतु ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका विरोध भी किया, सफाई मतलब किया। वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन इन दोनों ने, हिंदू नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा किए थे, बाद में प्रस्ताव पास करके साथ दिए। तो अरोड़ा, आसफ अली और सुचिता कृपलानी, इसमें तो देखना नहीं सही है 100%। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आशा करता हूँ आप ये समझे होंगे। वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, यह निम्नलिखित में से किन नेताओं ने इन नेताओं ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना। चारों नाम के आधार पे हमें 4 ऑप्शन दिए, एक चुनना है। ठीक है? चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो 1916 का लखनऊ समझौता था, वो क्या था? उसका कुछ बेस ग्राउंड, थोड़ा ग्राउंड समझ लेते हैं, कैसे वो क्रिएट हुआ ग्राउंड, और कुछ उसके पास्ट में भी जाएँगे और क्या हुआ उसके भी डिस्कशन किया जाएगा।
तो 1916 तो 16 1916 का जो लखनऊ ये जो ये हुआ था ना, लखनऊ समझौता, यह 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लखनऊ में किसने की थी? मजूमदार जी ने किया थे। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने ही किया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए, हम इसे कुछ बैकग्राउंड में बात करना चाहें तो नरम दल और गरम दल, क्या नरम दल के नेता थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता थे, और कौन थे बताओ? फिरोज शाह मेहता थे, दादा दादा नेरोजी जी थे, ठीक है, नेरोजी, और भी अन्य नेता थे जो क्या थे, नरम दल से बिलोंग करते थे, और गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे। क्या ये कि सूरत विभाजन हुआ था ना 1907 में, तो नरम दल और गरम दल के रूप में दो अलग अलग बन गए थे। बाद में वो तिलक जी को क्या हो गया, मांडले जेल भेज दिया गया, लंबी सजा हो गई 6 साल के लिए, और जेल भेज दिया गया और जेल चले गए। फिर उसके बाद में नरम दल के बहुत सारे नेता क्या हो गए, उनका मृत्यु हो गया। नरम दल के बहुत सारे नेता क्या हो गए, मृत्यु हो गए। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और ये नरोजी जी हो गए, और फिरोज शाह मेहता हो गए, इसमें बहुत सारे नेता क्या हुआ, देहांत हो गया। तो फिर अब ये जो अब नरम दल में जो गरम दल का जो विरोध हुआ करता था, वो थोड़ा विरोध कम हो गया। बाद में तो फिर इन्हीं की, बाल गंगाधर तिलक जब जेल से आए, तो ये आए, तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के अधिवेशन हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इसमें जो ये समझौता हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए। परंतु इसी समय एक और विकास हुआ, जिसमें प्रथम वर्ल्ड वार इसमें चल रहा था ना, प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, और मुस्लिमों ने ब्रिटिशर्स का इस आधार पे क्या क्या समर्थन किया कि जो ने ब्रिटिशर्स का इस आधार पे इसका क्या समर्थन किया था कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं मुस्लिमों की धार्मिक धार्मिक का जो धार्मिक गतिविधियां थी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स उनकी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो उनकी अन्य जो तीर्थ स्थल हैं, जो 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 उनके जो से पवित्र स्थल है, उसमें भी वह छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इस आधार पे मुस्लिमों ने वो ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था किसमें, प्रथम वर्ल्ड वार में। परंतु जब वह तुर्की उस द्वितीय वर्ल्ड वार में, सॉरी, तो उनका क्या क्या परंतु इसका हस्तक्षेप किया जाता था, तो लेकिन वो तो दूसरा, मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया हूँ, ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा। चलिए हम आते हैं इस पे। तो इसमें इसी समय कांग्रेस और लीग के बीच में भी समझौता हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का भी बहुत सराहनीय योगदान था, ठीक है। हालाँकि मदन मोहन मालवीय तो इसका क्या कहते हैं, जो लीग और उसका समझौता हुआ था, उसका उन्होंने क्या किया था, आरोप मतलब आरोप लगाया था। तब ये समझौता कांग्रेस की हार के पक्ष में था। और डायरेक्ट रूप से जो मार्ली मिंटो सुधार हुआ था, मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था, उसका कांग्रेस ने डायरेक्ट रूप से मतलब समर्थन कर दिया एक प्रकार से। इस जो लीग समझौता हुआ था, कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ था। ऐसा करता हूँ जो ये आप लखनऊ समझौता हुआ इसके बारे में समझे होंगे। तो इसमें नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए, अब दोनों मिल करके एक एक के रूप में कार्य करने लगे। और इसी समय दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ, लीग का भी अधिवेशन हुआ। 1916 के लखनऊ समझौता संपादित हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने क्या किया, क्या किया, जो सॉरी, जो लीग का इस समय एक अधिवेशन हुआ 1915 में, उसमें गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय जैसे अन्य शीर्ष नेता क्या हुए, शरीक हुए, मतलब उस जो लीग का जो अधिवेशन हुआ उसमें क्या हुए, सम्मिलित हुए। और दोनों ने एक दोनों ने क्या किया, एक सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव बनाया, और उस प्रस्ताव को आगे चल के कांग्रेस ने अपने जो अधिवेशन हुए उसमें पास कराया, और जिसे 1930 प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है, 1930 प्रस्ताव पास हुआ, जिस लीग ने भी अपने अधिवेशन में क्या किया, इसको पास कराया, और पास करने के बाद दोनों की लक्ष्य एक हो गई, दोनों की लक्ष्य एक हो गई। और इस 1930 प्रस्ताव पे क्या किया, दोनों ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, जो क्या आगे चल के कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। इस लीग समझौता के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। जो ये था, ये इस 1930 प्रस्ताव
इसमें यह था, इसके द्वारा ब्रिटिश राज्य से शीघ्र अतिशीघ्र क्या करना है हमें? स्वशासन प्राप्त करना है। इसमें जो 19 सूत्री प्रस्ताव था, उस 19 सूत्री प्रस्ताव में मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुझे लगता है आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। देखिए जो इस समय ये लखनऊ समझौता हुआ था, इसी समय नरम दल और गरम दल दोनों एक भी मिले थे, एक में मिल गए थे। परंतु इसी के साथ-साथ एक और कार्य हुआ कि कांग्रेस और लीग के बीच में भी समझौता हुआ, क्योंकि कांग्रेस और लीग के बीच दरार क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। वो पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त हो गया था उनको पार्लियामेंट्री सुधार के तहत। तो उसके उसके तहत क्या कहते कांग्रेस की जो लीग थी, वो अलग डायरेक्शन में जा रही थी। वो का उद्देश्य कांग्रेस का मतलब क्या कहते विरोध ही किया करते करते थे। परंतु तो उनका भी इस समय सम्मेलन हुआ, इसी समय वो भी क्या हुए समझौता किए। तो दोनों देखिए 2 समझौता हुआ यहाँ पे, एक नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ और दूसरा लीग का और कांग्रेस का समझौता हुआ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 2 समझौता कौन-सा हुआ? अ, स लीग प्लस कांग्रेस, दूसरा दूसरा ये हो गया एक और वो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ये नरम दल और गरम दल। नरम प्लस गरम। ये दोनों दल यानी कि एक प्रस्ताव ये और एक प्रस्ताव ये, 2 कार्य एक ही साथ हो रहे हैं। अंबिकाचरण मजूमदार 1917 की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है? और उसके बाद 1917 के ना अगले साल 1917 की क्या करेंगे? वो एनी बेसेंट अध्यक्षता करेंगी। एनी बेसेंट और प्रथम महिला होंगी जो अध्यक्षता करने वाली होंगी, ठीक है? प्रथम महिला होंगी। तो देखिए 19 सूत्री प्रस्ताव, 19 सूत्री प्रस्ताव इसमें यह जिक्र था स्वशासन की प्राप्ति, स्वशासन प्राप्ति कब? शीघ्र, अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके क्या करना है? प्राप्ति करना है। शीघ्र, अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके हमें क्या करना है? स्वशासन की प्राप्ति करना है और दोनों का लक्ष्य वही रहेगा। प्रांतीय विधान परिषदों और वायसराय की विधान परिषदों का विस्तार करना। तो वो डिमांड रखना कि इसके ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखना कि जो प्रांतीय विधान परिषद है और केंद्रीय विधान परिषद है, उनका क्या कहते हैं विस्तार किया जाए, उसमें चुने हुए सदस्य और अधिक मात्रा में आएँ। विस्तार किया जाए और इन विस्तारित परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की अधिक प्रतिनिधित्व हो, यानी कि जो मनोनीत सदस्य थे उनका क्या हो? उनका कम हो, संख्या कम हो और जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या क्या हो? वृद्धि हो, उन्हें बढ़ाया जाए। ऐसा इसमें प्रावधान था और लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की पार्लियामेंट्री योजना को ना औपचारिक रूप से समर्थन दे दिया। औपचारिक रूप से समर्थन दे दिया। इस आधार पे लखनऊ समझौता में तिलक तथा एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लखनऊ जो समझौता हुआ उसमें तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु मदन मोहन सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता ने इसे क्या किया? इस समझौते का विरोध किया और आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग को इसमें बहुत अधिक वरीयता दी गई। मुस्लिम लीग को क्या दी? बहुत अधिक वरीयता दी गई। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं इसमें कुछ और भी डिस्कशन करना चाहूँगा। तो मतलब उनकी मदन मोहन मालवीय की इच्छा क्या था? यह विरुद्ध था। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सेतु भी बने। जो ये सम्मेलन हुआ सम्मेलन हुआ इसमें क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना उसमें अभी नए-नए कहाँ से बन के पढ़ के आए थे। कहाँ से? ब्रिटेन से पढ़ के आए थे। वकालत करके आए थे ना, ठीक? तो जब ये आए मतलब ये भी क्या थे हिंदू मुस्लिम क्या थे प्रचंड मतलब वो थे सहयोगी थे मतलब स्थापित करने के लिए तत्पर थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक सेतु भी बने। इन्हीं की मतलब व्यक्तित्व में क्या किया आगे मुस्लिम लीग का रास्ता साफ किया गया। तो परंतु वर्ष 1916 के समझौते को मुमकिन बनाने में भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ही बहुत आगे बढ़ चढ़ के इस को अ, आगे बढ़ाया था, ठीक? तो इस आधार पे हम देखते हैं, जो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? विरोध किया था। कि व लीग का और जो कांग्रेस का समझौता हुआ था, उससे मदन मोहन मालवीय ने कैसे किया था? विरोध किया था। तो इस आधार पे ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर तीसरा जब गलत हो गया, तो हम देखते हैं इसको भी अगर आप तीसरा गलत कर देंगे ना 100% तो ये तीसरा इसमें है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें है, ये भी गलत हो जाएगा और अगर हम और अन्य पे ना भी समझे तो भी ये इसको गलत कर सकते थे। ठीक है? तो अगर दूसरा भी 100% मालूम रहता था, तो भी हम अगर दूसरा मालूम गलत हो जाता 100% सॉरी दूसरा कौन है एनी बेसेंट तो हम तीनों काट सकते हैं। अगर पहला गलत हो जाता तो इन तीनों काट सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक मालूम चल जाएगा तो 3 स्वतः कट जाएँगे।
3 स्वतः कट जाएँगे, 1 सही हो जाएगा। अगर 100% उसके बारे में मालूम हो तो, अगर गलत साबित हो जाए तब। ठीक है? तो बाल गंगाधर तिलक तो सही हैं, एनी बेसेंट सही हैं, मोहम्मद अली जिन्ना यस, ये भी सही है। इन्होंने हिंदू-मुस्लिम जो लीग का समझौता करवाया था उसमें हाथ बढ़ाया था ना, परंतु ये कि लखनऊ समझौते के संबंध ठीक है, तो लखनऊ समझौता है तो लीग का भी चला, नरम दल, गरम दल दोनों आया था, साथ में चला था, ये भी क्या हुआ इसमें जुड़ जाएँगे, ये भी इसमें जुड़ जाएँगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस प्रश्न के माध्यम से या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इस प्रश्न के माध्यम से हमने बहुत सारे फैक्ट को क्या किया है, जाना है, बहुत सारे फैक्ट को जाना है और ये इन फैक्ट के से हमने क्या किया आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत सारे एक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ इससे आप सीखे होंगे। अब एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस सीरीज के माध्यम से हमने इसमें क्या सीखा? जो आज का प्रश्न मैंने सॉल्व कराया है, इसमें हमने क्या सीखा है? एक बार चलते हैं, देखते हैं एक ओवरव्यू। देखिए इसमें हमने लखनऊ समझौता के बारे में जाना, इसमें जो हिंदू, कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ उसके बारे में जाना। बाल गंगाधर तिलक की योगदान को समझा, एनी बेसेंट के योगदान को समझा, मोहम्मद अली जिन्ना का एक उसमें योगदान क्या रहा, इसको भी समझा। अब आगे चलते हैं, 1903 प्रस्ताव के बारे में जाना, सुशासन की प्राप्ति। हालाँकि जो सुशासन था, इसका कोई फिक्स डेफिनिशन अभी नहीं था। करो या मरो गांधी जी नारा दिया था। ऑपरेशन ज़ीरो आवर की शुरुआत की गई। ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शीर्ष नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया, तिलक दिवस मनाया गया, ये हमने जाना। और क्या जाना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जाना, बी डी सावरकर के बारे में जाना, बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया था? विरोध किया था, पागलपन का शिकार का टैग लगा दिया था, क्रिप्स मिशन के बारे में जाना। इस तरह से सरदुल सिंह कविशेर के बारे में जाना। ये कौन थे? अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। सरदुल सिंह कविशेर क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? ये जो समेकन समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जाना और आगे चलते हैं हम। त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में जाना। हैदराबाद राज्य कांग्रेस की स्थापना हैदराबाद रियासत में की गई थी। इसके संस्थापकों में से एक कौन थे? स्वामी एक स्वामी करके कोई नाम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। आई थिंक नाम भूल रहा हूँ जो असहयोग आंदोलन चलाए थे। सहयोग सॉरी सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। स्वामी श्री के लास्ट में भी स्वामी आता है, ठीक है? उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये हो गया और कांग्रेस के सदस्य पूर्व उत्तरदायी सरकार की जिसमें डिमांड की गई थी सॉरी मतलब इस प्रश्न के संदर्भ में ये सबटा दिया गया है ठीक है? और आगे चलते हैं नागपुर अधिवेशन हुआ था। दूसरा वायसराय लॉर्ड इरविन लिथगो थे इसमें जो ये चला था ना भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लॉर्ड कौन? लिथगो ही थे वायसराय, ठीक है? जो चुनाव हुआ था 1937 फरवरी 1937 चुनाव हुआ था। 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हाँ? तो इस आधार पे अब देखते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है? बहुत कुछ समझने का इसमें हमें मौका मिला। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एन्जॉय किए होंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमसे जुड़े हैं तभी तो यहाँ तक देखे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और फिर सपोर्ट और प्यार के लिए भी अलग से धन्यवाद। आप हम फिर मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और फिर चलते हैं हम। बाय।